तो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में लोग फ्रेंड्स एलटी ग्रेड और आर ओ या यूपी पी में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एलटी ग्रेड का या यूपी पीसीएस का, आरओ का, मेंस का, उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम में से एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी इतिहास में हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो प्राचीन इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए एग्ज़ाम में उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन पे, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए जो पहला हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है, क्या लिखा है, मध्य पाषाणिक आगे स्थलों के में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है। यानी बताना है कि जो मध्य पाषाण काल था उसमें जो स्थल पाया गया था उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या था। तो ऑप्शन इसमें देखिए, मगधा हो जाएगा, लेखिया हो जाएगा, पैसरा हो जाएगा और बीरभानपुर जो हो जाएगा। ये जो है पश्चिम से पूर्व के ओर क्रम है। और ये देखिए कब पूछा गया है, तो यूपी पीसीएस आरओ मेंस में जो है जो 2021 में होगा था उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, आगे फिर जो इसमें जो है सही सम्मिलित करने के लिए आया था, एक और जो है पूरा तात्विक स्थल दिया था और एक और जो है वर्तमान स्थल दिया था। इसको हमको क्या करना है, तो इसको मिलान करने वाला आया था। और ये भी यूपी पीसीएस प्री 2023 में इसको पूछा गया है। जैसे इसकी हम लोग बात करेंगे तो निवासा जो है कहाँ पड़ता है, तो ये जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। ईसमपुर कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। डीडवाना कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। और गुडियाम गुफा ये कहाँ पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, है ना। आप ऑप्शन इसमें बताना है कि प्राचीन इतिहास में जो है उनका मुख्य जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो उनका मुख्य आसन था, क्या नाम था, तो शिकार करना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकेठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकेठक। ठीक है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेहरगढ़। यानी मेहरगढ़ में क्या हुआ, तो कृषि का पहला साक्ष्य खोजा गया था और वहीं से जो है अस्थाई जीवन का क्या मिला था, प्रमाण मिला है। ठीक है, आगे गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है, तो ये लहुरा देव में मिला है। कहाँ पे मिला है, तो लहुरा देव में जो है धान की खेती का जो है प्राचीनतम प्रमाण मिला है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, यानी कहाँ पे, तो ये बागौर से हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं, तो बागौर से। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, यानी कहाँ से मिलते हैं, तो ये कहाँ से मिलता है, तो लेखनिया में। लेखनिया में जो है पशुपालन के जो है प्रमाण मिलता है। ठीक है, मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले, तो ये कहाँ से मिला है, तो ये आजमगढ़ से मिला है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, यानी कब हुआ, तो ये कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में जो है ये पशुपालन जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे मृत्या रहित और नौपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था, तो ये कब आया था, तो गुप्त कराल में जो है ये आया था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुई थी, तो यानी सबसे पहले खाद्यान्नों की कृषि का सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, तो ये जो है नवपाषाण काल में ये सबसे पहले यही हुआ था और यहीं से जो है अस्थाई जीवन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नवपाषाणी कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे, यानी कहाँ मिला था, तो ये बुर्जोम में मिला था और गुप्त कराल में जो है मिला था। राग का टीला नवपाषाण का स्थल से संबंधित है, तो ये किससे है, तो संगन कल्लू से जो है ये जो है रिलेटेड है। ठीक है, आगे भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, कहाँ पे होता है, तो ये जो होता है विंध्यन क्षेत्र में होता है। कहाँ से होता है, तो ये विंध्यन क्षेत्र से होता है। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो ये कौन था, तो जौ था और गेहूँ भी था। यानी सबसे पहले मानव ने जिस अनाज का उपयोग किया था उसका नाम क्या था, जौ और गेहूँ। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान दी गई थी। तो मृतक को दफनाने के स्थानों को जो है रूप में जो है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान दिया गया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दमदमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दमदमा। जब एक ही कब्र से 3 को जो है मानव कंकाल मिला है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दमदमा। ठीक है। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लेखिया बोलते हैं। ठीक है। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भीमबेटका। क्या बोलते हैं, भीमबेटका। और ये भीमबेटका कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में वह ये तो हो गया। ददेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पंजाब में बोलते हैं। ताम्र पसाड़ी का स्थल नौदा टोली अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। गैरिक मृदभान पात्र जिसको ओसीपी बोलते हैं का नामकरण हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये हस्तिनापुर में। कहाँ पे हुआ था, तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अतरंजी खेड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अतरंजी खेड़ा। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है। ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। तो ये किधर से किधर करते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ये रख कर क्या करते थे, दफनाते थे। ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो कब किया था, तो थॉमसन ने किया था। ठीक है। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूड थे। ये क्या थे, तो ये जो है एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था, तो ये किसने किया था, तो एच.डी. सांकलिया ने जो है इसका जो है उत्खनन किया था नौदा टोली का। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। दमदमा नामक स्थल पुरास्थल किससे संबंधित है, तो ये जो है मध्य पाषाण काल से जो है रिलेटेड है। ठीक है। आगे आगे अब हम लोग फ्रेंड्स जो है किसके बारे में देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, यानी इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। इसमें लिखा है कि हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण कौन करता है, तो ये आलमगीरपुर करता है। कौन करता है, तो आलमगीरपुर। ठीक है। आपने इसे देखा होगा। तो ये उत्तर होता है और ये जो है दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है। ठीक है ना, और ये क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है। तो ये जो है जिस पूर्व दिशा की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो दिशा करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आलमगीरपुर बोलते हैं। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो ये हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में जो है दाइमाबाद है और ये प्रवरा नदी के किनारे है। ऊपर चिनाब नदी है। ऊपर कौन सी नदी है, चिनाब नदी है। और इधर कौन सी नदी है, तो ये दास नदी है। सुत कांगड़ेर इधर पड़ता है पश्चिम दिशा में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसमें फ्रेंड्स आया था मिलान करने के लिए दिया गया था, इसमें मिलान करना है। ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे चनोदड़ो जो है किसके लिए है, तो ये फसल के लिए है। हड़प्पा किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये तिल के लिए था। कुंतासी किसके लिए था, तो कोदो के लिए। और उल्लास किसके लिए था, तो ये धान की खेती के लिए जो है ये प्रसिद्ध था। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ मिला है, तो ये धौलावीरा में मिला है। हड़प्पा पुरा स्थल बनावली स्थित है, कहाँ पर है, तो ये रंगोई नदी पर है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मांडी। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरा स्थल की नाव की चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो ये मोहनजोदड़ो और लोथल से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की पुरा स्थल नाव का चित्र जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है। मोहनजोदड़ो और लोथल से। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव जी की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, तो इसमें सांड का अंकन नहीं है, क्योंकि पशुपति जो शिव जी का मंदिर है उसमें सांड देवता का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण कौन करता था, अभी हमने बताया था कि आलमगीरपुर करता है। पश्चिम की बात करेगा तो इस सुत कांगड़ेर, और नीचे दक्षिण की बात करेगा तो उसका नाम जो है क्या बोलते हैं, दामाबाद। और ये दास नदी के किनारे है, तो ऊपर क्या है, मांडा। चल ठीक है। नेक्स्ट, मृड पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो ये लोथल से जो है प्राप्त हुआ है।
हाथी दाँत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, तो ये लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके मतों को समझा पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर जॉन मार्शल ने जो है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम जो है पुरातात्विक थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या लिखा है, सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये जो है सर जॉन मार्शल ने जी ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो कौन डालता है, तो पुरातत्व संबंधी खुदाई जो इस पर प्रकाश डालता है। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसको क्या बोलते हैं, आलमगीरपुर या हुलास बोलते हैं। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, हिंड नदी में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, हड़प्पन सभ्य संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो ये धौलावीरा में मिला है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई हुई थी, तो कब हुआ था, थी कालीबंगा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो कालीबंगा में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बड़प्पन पुरा स्थल है, तो कहाँ पर है, तो ये राखीगढ़ी में है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, कहाँ पर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो कब माना जाता है, तो ये पूर्व आर्य जो है, प्री आर्यन जो है मूर्ति पूजा का आरंभ किए थे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक खुदाई जो है इसका प्रमुख स्रोत होता है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईरान, है ना। ये किससे रिलेटेड है, तो ईरान से जो है ये रिलेटेड है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ये मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी की हल्की आकृति मिली, उसको क्या बोलते हैं, बनावली बोलते हैं। वह स्थान जहाँ से शव पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले, उसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन था, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोथल। क्या बोलते हैं, लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या पे हड़प्पन स्थलों की कहाँ खोज की गई है, तो ये जो है गुजरात में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग फ्रेंड जो है किसके बारे में देखेंगे, तो ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में, यानी ऋग वैदिक एंड पोस्ट वैदिक इरा के बारे में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखा जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में या एई में पूछा गया है, लेक्चरर में पूछा गया है। ठीक है, इस सबको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में जो भाग दो अधिकारी था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो राजस्व कर जमा करने वाला उसको बोलते हैं, यानी जो भाग दो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो राजस्व कर जमा करने वाला उसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो उल्लिखित जो दशराज युद्ध है, उससे क्या लड़ा गया था, तो इससे जो है कब लड़ा गया था, तो ये परशुरी नदी के किनारे जो है, परशुरी नदी के किनारे जो है दशराज युद्ध जो है लड़ा गया था। ठीक है, पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये जो है मत्स्य पुराण में जो है मिलता है। 1028 संस्करण कहाँ है, तो ये ऋग्वेद में जो है। ठीक है, अष्टक भी कहा गया जाता है, तो अष्टक किसको हम लोग बोलते हैं, तो ऋग्वेद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अष्टक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो एक और फ्रेंड्स विभेद दिया है और एक और क्या दिया है, ब्राह्मण। इसको क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। जैसे ऋग्वेद की बात करेंगे, तो ऋग्वेद किससे मिलता है, तो एक कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण से होता है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये शतपथ ब्राह्मण से, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण से। सामवेद की बात करेंगे तो ये पंचवीत और षडवीत, अद्भुत और जैमिनी से प्राप्त होता है। और अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसका जो ब्राह्मण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोपद ब्राह्मण बोलते हैं ना। सबका चारों वेद का ब्राह्मण अलग अलग है। ठीक है, और हमने चारों वेदों के बारे में जो है बता दिया है कि कौन सा किस वेद का ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो लिखा है इसमें एक वेदांग नहीं है। वेदांग की बात करेंगे तो वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें जो स्मृति जो है वेदांग नहीं है। बाकी वेदांग हमारे 6 होते हैं। शिक्षा होता है, कल्पगुरु होता है, व्याकरण होता है, छंद होता है ना। ये सब हमारे क्या होते हैं, तो वेदांग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी था, तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। राजस्व कर जमा करने वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाग 2 बोलते हैं। ठीक है, वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है तो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं। चारों वेद के जो है उपवेद होता है। जैसे ऋग्वेद का क्या होता है, आयुर्वेद होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद का क्या होता है, तो धनुर्वेद होता है। सामवेद का क्या होता है, तो गंधर्ववेद होता है। और लास्ट हम लोग बात करेंगे अथर्ववेद का, तो इसका क्या होता है, शिल्प वेद होता है। चारों वेद का भी उपवेद अलग अलग होता है। ठीक है,
महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सत सहस्त्री संहिता बोलते हैं। यानी इसमें 1 लाख जो है श्लोक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सत संहिता। इसको हम लोग जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जो महाभारत है। ठीक है। पवित्र गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? तो ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है ये ऋग्वेद का पवित्र गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? तो अभी हमने बताया था कि कहाँ मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि का नाम क्या? तो ये जो है ब्राह्मी लिपि। आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद की लिपि कैसी है, तो आप क्या बताएंगे? ब्राह्मी लिपि जो इसकी लिपि है। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन है? तो इसका नाम जो है सामवेद। सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म कौन है? तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुदेववादी। क्या बोलते हैं? बहुदेववादी, इसके नाम से उसको जो है जाना जाता है। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करते थे, तो किस पर विश्वास करते थे? तो बलि और कर्मकांड पर जो है ऋग्वैदिक काल में जितनी भी सारी जनताएं थी वो विश्वास करते थे, बलि पे और कर्मकांड पर जो है विश्वास करते थे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो कहाँ पे होता? तो ये ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो किससे? तो ये इंद्र भगवान से। किससे है? तो इंद्र जी से। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे, सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं अथर्ववेद बोलते हैं, सबसे बाद का वेद है। ठीक है। शुरू में वेद जो है 3 ही थे, लेकिन बाद में जो एक और वेद की खोज की गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अथर्ववेद बोलते हैं। और अथर्ववेद में ही जो दो जादू टोना का उल्लेख किया गया है। ठीक है। आगे वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द जो है किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं जौ बोलते हैं। सबसे पहले जो है इसी जो है जौ की खेती की गई थी। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो तभी हमने बताया था परसुड़वी नदी के किनारे। और परसुड़वी जो प्राचीन नाम है, इसका नया नाम किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रावी नदी बोलते हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के आरंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है, तो इसको हम लोग किसको समझते हैं? तो गाय को समझते हैं। किसको समझते हैं? तो गाय को। ठीक है। वैदिक काल में अगन्या माना जाता है, तो अगन्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो है गाय को हम लोग क्या बोलते हैं? अगन्या बोलते हैं, है ना। गाय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अगन्या के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे, तो वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो किस में मिलती है? तो ये उपनिषद में मिलती है। उपनिषद में बात करेंगे, तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप जो है बैठकर शिक्षा लेना, इसको हम लोग उपनिषद बोलते हैं। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरोहित के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, किसको हम लोग समझते थे? तो कुरु और पंचाल को जो हम लोग समझते थे। ठीक है। आगे वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे होता है? तो ये ऋग होता है। ऋग्वेद को जो है पढ़ने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो होत्रा या होत्री के नाम से उसको जाना जाता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी जो है साहित्य जो है सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऋग्वेद में मातृत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है, तो ये जो है सरस्वती नदी को जो है संबोधित किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं वाजस्नेयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाजस्नेयी जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को बोला जाता है। ठीक है। सप्त ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव के संबंधित कृषि थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋषि गौतम सुअगड़ को बोलते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो क्या होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण। क्या बोलते हैं? शतपथ ब्राह्मण को जो हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसमें जो है पुरुष मेध का जो है उल्लेख हुआ है। ठीक है। गोपद ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? तो ये जो है अथर्ववेद से जो है रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोपद ब्राह्मण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देता है, उसको हम लोग मैत्रायणी बोलते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है ना, जो सत्यमेव जयते लिखा जाता है ना। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता क्या होती है? तो जिंद अवस्था जो है किससे है? तो ईरान से रिलेटेड है जिंद अवस्था। ठीक है। प्राचीन भारत में निशाका में से जाने जाते थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिससे वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ था कहाँ पर? तो बोगज के यानी एशिया माइनर से जो है प्राप्त हुआ है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो समाज व्यवस्था से है।
वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कठोपनिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कठोपनिषद के नाम से उसको जो है जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के 7 आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कुंभा है और कुमरू नदी है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक युग सूक्त समर्पित है, तो किसको समर्पित है, तो इंद्र जी को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये श्रेष्ठ होता है। अधर्वी का अर्थ क्या होता है, तो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता है ना। यज्ञ हम लोग यज्ञ करने वालों को क्या बोलते हैं, अधर्वी के नाम से जाना जाता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो किसके थे, तो कैकेयी के थे। सर्ग प्रतिसर्ग वंश और मनवंतर और वंशानुचर संकेतक ये पुराणों के हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो ये मनु को माना जाता है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो ये जो मनु को कहते थे। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये रेशम के लिए किया गया है कौशे शब्द का। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक उत्तम व्यक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक उत्तम व्यक्ति जो उसको बोला जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद का क्या है, तो ये स्रोतों का संकलन है। इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं के संग्राम कहाँ हुआ था, तो ये परशुराम नदी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को ये समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उद्भव और मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ये वीडियो अन्य एग्जाम के जैसे UPPCS, UPLT ग्रेड, BEO, RO इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।